दोस्तों शुरू करते हैं एक और नई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफ़िन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफ़िन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका ने उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे गांव से मायानगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपने ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज़ दिस। यह किस ज़माने में रह रही है, गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है। हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजीत ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस, दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजीत की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवली से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजीत ने उसकी एक न सुनी थी। लवली मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज़ में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज़ के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवली का ताल्लुकात हाई-फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ़ उठाने वाली लवली फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की ज़बरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि परिवार में ऐसा ही कोई मॉडर्न आए ताकि देवरानी और जेठानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजीत ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे के भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भुन कर रह गई। अजीत मेडिकल का छात्र था। जब वह एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की टहलती में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिजीत को पहली ही नज़र में इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़िया, हरे भरे घने वृक्षों के कलरव करते हुए उनकी छाँव में नृत्य करते मोर, अमराइयों में कूलती कोयल आदि ने अजीत को इतना प्रभावित किया था कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में अजीत ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजीत की आंखों से किनारा कर लिया था। जाने रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसके अनुरूप ही थी वंदना। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया था। उसने प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद जी की बेटी है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक है जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने
कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज़ बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत तो सुने ही होंगे। अजीत, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने राम प्रसाद जी की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाए हैं, पर उसे बचा नहीं सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिवशंकर प्रसाद ने अजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजीत, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील व सुसंस्कारित है। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजीत के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर प्रसाद ने अल्प विराम लेकर कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार ज़रूर बात कर लेना और हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आना। ज़रूर अंकल, मैं कोई भी निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपना जीवन संगिनी बनाना चाहता था, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ऐसा ही कांच की जैसा स्वच्छ लग रहा है, जिसके भीतर सहजता से झांककर देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजीत उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अजीत ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजीत, मैंने तो लवली से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगी क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे लवली पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवली हाई फाई। अजीत मुस्कुराते हुए और कुछ कहने चाह रहा था, मगर मोनिका ने अजीत की बात काटते हुए कह दिया, क्या बुराई है लवली में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी ही लड़की दिन में चिराग ढूंढ कर भी जाओगे तो नहीं मिलेगी। कहते हुए मोनिका मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना, तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजीत के बड़े भाई रोहन ने मोनिका को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक मोनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद अजीत ने अपने माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंच गया था। वंदना सभी को पसंद आ गई। अजीत की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट शादी हो गई। मोनिका की नाराज़गी के बावजूद वंदना इस घर की बहू बनकर आ गई थी। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मोनिका की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर वंदना पर ताने कसती थी, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो, वह मोनिका के तानों पर चूं तक न करती।
चुपचाप सहन करती रही। वंदना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से मोनिका इस कदर नाराज़ थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्द ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने मोनिका की स्कूटी को पीछे से ज़ोर से टक्कर मार दी। मोनिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से मोनिका को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही अजीत और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोनिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजीत ने देखा कि मोनिका आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई है। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है। फ्रैक्चर भी हो सकता है, एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मोनिका को होश आ गया। डॉक्टर ने अजीत को इशारा करते हुए अंदर बुलाया। अजीत ने मोनिका को बताया कि वे बिल्कुल ना घबराएं। उनके हाथ और पैर में ही चोट आई है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजीत को बताया कि मोनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। अजीत ने फ़ोन के द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोनिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अजीत और वंदना के साथ मोनिका घर पर आई। घर के दरवाजे पर मोनिका को रोककर वंदना ने कहा, भाभी, अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और पैर में प्लास्टर भी चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करेगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूंधे कंठ से बोली, वंदना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुमने बेवजह ही परेशान किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनयी स्वभाव से हम सब का दिल जीत लिया। मुझे अजीत की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूर्त हो। वंदना, प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो ही मैं घर के अंदर प्रवेश करूँगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक होता है। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात कर कर मुझे शर्मिंदा ना करें।
यह तो आपका विनय है भाभी, कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और अजीत को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजीत की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा लिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया था, और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ दो ना, आपने कब से इसे पकड़ कर रखा है? आपको बैंक जाने में देरी हो रही है, वंदना ने कहा। ओह सॉरी वंदना, मैं अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफ़िन लिया और अपने पति रोहन के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके विचार भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।